है फ्रैक्शन में, है ना, परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में लिखा है। तो फ्रैक्शन में लिखा है मतलब अगर इसको परसेंटेज में मैं चेंज करना चाहूँ तो सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये जो अपना इलास्टिक लिमिट है जहाँ खत्म हो रहा है, जहां से यील्डिंग चालू हो रही, वहां अगर देखूं तो यहाँ पे लगभग कितना है, 2% है, तो 0.002 है, तो कितना हो गया वो, लगभग 2%। तो आपको इस स्केल पे परसेंटेज में भी लिखा हुआ मिल सकता है और फ्रैक्शन में भी मिल सकता है। तो आगे मैं इस परसेंटेज का यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको, ये आपके लिए ठीक था, यहां तक कोई परेशानी नहीं है आपको। एक आप ध्यान रखिए कि आपका जो स्ट्रेन है आपका ई पॉइंट पे, है ना, अल्टीमेट पॉइंट पे, या इस कर्व में देखेंगे आप, इस कर्व में देखेंगे इट इज नियरली 20%, है ना। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं अभी। अब हम आज चलते हैं स्ट्रेन एनर्जी की तरफ, है ना। ये तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो पढ़ लिया। तो आप क्या, जब लोड लगाते हैं किसी मटेरियल पे, इस बार पे आपने लोड लगाया तो इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, इसमें लेंथ इंक्रीज हो गया, तो वर्क किया इस पी ने, लोड ने वर्क किया। और लोड रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद बार फिर से छोटा हो जाता है ना। तो फिर इसको छोटा करने का काम किसने किया, लंबा करने का काम तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने किया, छोटा करने का काम किसने किया, तो छोटा करने का काम कौन करता है, इस मटेरियल के अंदर जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर हुई है, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज स्ट्रेन, मटेरियल में स्ट्रेन हुई तो हमने वर्क किया उसके ऊपर, तो वो वर्क उसके अंदर जाके स्टोर हुआ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। और फिर से जब आप लोड रिमूव करते हैं तो वो स्ट्रेन एनर्जी क्या करती है, इसको वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आती है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझना, दो टर्म्स है, स्ट्रेन एनर्जी एंड रेजिलेंस, है ना। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो पहले स्ट्रेन एनर्जी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो लिखा, आप सिंपली हम लोग रीड करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द बार, वी डू वर्क, हम काम करते हैं। द बार स्टार्ट डिफॉर्मिंग एंड द वर्क वी डिड टू डिफॉर्म इट विल बी स्टोर इन द बार इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। हमने जो काम किया, जो वर्क किया, वो उसमें एनर्जी की टर्म में स्टोर हो गया। एंड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, द स्टोर्ड एनर्जी डू द वर्क टू रीगेन द ओरिजिनल डायमेंशन। वापस से जो स्ट्रेन एनर्जी वो वर्क कर रही है टू रीगेन द ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई थी, इसको तो हमने बोला स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन वापस जब उसी स्ट्रेन एनर्जी ने वर्क किया, उसको वापस बार को रिस्टोर करने के लिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेजिलेंस। ऐसा देखो, आफ्टर द अनलोडिंग द एनर्जी विच इनेबल्स इट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड रेजिलियंस, है ना। तो डिफरेंस थोड़ा क्लियर रखें कि जो उसके अंदर जमा हो रही है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, और जो उसको ओरिजिनल शेप में ला रही है दैट इज रेजिलेंस। अब देखो, इसको थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुई, मैं उसको वापस क्लियर करता हूं इस कर्व पे ले जाके। ये अगर आपका लोड डिफॉर्मेशन कर्व होता है ना, क्या होता, लोड डिफॉर्मेशन कर्व होता, लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व होता। तो इसके नीचे ये जो सारी एनर्जी, क्योंकि डिफॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या आपका स्केल पे क्या है, डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्म हुआ, तो इसके नीचे पूरा ये जो ग्राफ का एरिया है, दिस इज शोइंग द वर्क। ये आपका एनर्जी शो कर रहा है कि उसको डिफॉर्म करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई है, या फिर उसके अंदर कितनी एनर्जी, जो एनर्जी खर्च हुई वही उस मटेरियल के अंदर स्टोर हो गई है। तो ये पूरी क्या है आपकी स्ट्रेन एनर्जी, क्या है आपकी स्ट्रेन एनर्जी। कल क्लियर है यहां तक? यस सर। तो क्या इस स्ट्रेन एनर्जी को मैं रेजिलेंस बोल सकता हूं? जवाब दीजिए आप, क्या इस स्ट्रेन एनर्जी जो मैंने कर्व का ग्राफ का एरिया बनाया है, इसको, इसी को मैं रेजिलेंस बोल सकता हूं? नहीं सर। और कोई? सब लोग बोलिए, आप रेजिलेंस बोल सकते हैं इसको? इसको आप रेजिलेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते रेजिलेंस? बिकॉज रेजिलेंस की डेफिनेशन क्या थी कि जो उस बॉडी को फिर से रिस्टोर करने का जो वर्क है, सिर्फ वही रेजिलेंस है। अब हमने पढ़ा है कि जब एक बार मटेरियल इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में चला गया, इस इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में चला गया, तो प्लास्टिक जोन में जो डिफॉर्मेशन होगा वो कभी भी रिकवर नहीं होगा। रिकवर कहां तक होगा? सिर्फ इलास्टिक तक। तो आपका रेजिलेंस कौन सा होगा? सिर्फ आपका इस इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया है, सिर्फ आपका इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया है, दिस इज योर रेजिलेंस। क्लियर? जी सर। ठीक है, गुड। तो स्ट्रेन एनर्जी तो एक ओवरऑल एक टर्म हो गई, सिंपल सी। आपका लोड
और डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया, एंड रेजिलेंस इज स्पेसिफिक टू इलास्टिक लिमिट, है ना। तो ये ध्यान रखिए आप। तो यही पॉइंट क्लियर कर रहा था मैं, रेजिलेंस और स्ट्रेन एनर्जी के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंस क्लियर रखना, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको उसमें ध्यान रहे। अब कुछ नहीं, आपका रेजिलेंस तो आपने सीख लिया। अब जैसे ही आपको मैं रेजिलेंस या किसी भी वर्ड के आगे प्रूफ लगा देता हूं, मतलब आपने रीडिंग करी और प्रूफ रीडिंग करी, मतलब चीजों में और करेक्शन किया ना, और करेक्शन किया, तो आपके जब इधर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जिसके भी आगे प्रूफ लगाएंगे, उसका मतलब क्या होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट, उसकी मैक्सिमम लिमिट। तो जब आपको रेजिलेंस की जगह प्रूफ रेजिलेंस पूछा जाए, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस व्हेन इलास्टिक लिमिट कोइंसाइड विथ यील्ड स्ट्रेस। क्योंकि इलास्टिक लिमिट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यील्ड स्ट्रेस से जस्ट पहले है ना, तो यील्ड स्ट्रेस तक का जो लिमिट है, ये यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप, ये आपका इलास्टिक लिमिट के जस्ट आगे आपका यील्ड पॉइंट है, यहां तक का जो एरिया है, दिस इज योर प्रूफ रेजिलेंस। क्लियर। तो आपको प्रूफ रेजिलेंस निकालना हो तो क्या करेंगे आप, रेजिलेंस आपको मैंने बताया स्ट्रेन एनर्जी है, और स्ट्रेन एनर्जी क्या है, आपका लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया। तो इसका अगर आपको वैल्यू निकालना हो मैथमेटिकली, तो दिस इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब आपका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस एंड हाइट। सो देखो आपका ये लोड है, दिस इज पी, तो हाफ ऑफ पी, और आपका बेस इज डिफॉर्मेशन डेल्टा, तो ये आपका क्या होता है, आपका रेजिलियंस, है ना। यही आपकी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया रेजिलियंस। ठीक। अब आपको बोला जाए कि नहीं, आप किसी और टर्म में निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में मिलेगा आपको, वो अलग अलग टर्म में मैथमेटिकली सॉल्व करके रखेगा। तो आपको एक चीज थोड़ा सा जनरली पूछा जाता है, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि ये जो हाफ पी डेल्टा है ना, इसमें मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं और वॉल्यूम से ही डिवाइड करता हूं, है ना। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो देखो पी के नीचे मैंने वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। एग्री करते हो, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, यस सर। है ना। तो Yes, देखो sir. P के नीचे, ये जो P है, यहाँ P के नीचे तो मैंने लगा दिया एरिया, और डेल्टा के नीचे लगा दिया लेंथ। अब ये P बाय ए क्या बन गया आपका, स्ट्रेस, और डेल्टा बाय एल क्या बन गया, स्ट्रेन। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज हाफ डेल्टा ई, और आपका जो वॉल्यूम इधर ऊपर का मल्टीप्लाई किया था वो ऐसा कैसा पड़ा है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि योर प्रूफ रेजिलेंस इज, और ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो आपको इसको करेक्ट करना है। अभी मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी मिलेगा, तो आप इसको थोड़ा मेमोराइज करके रखिए। उसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉड्यूलस देखो, मैंने प्रूफ जहां पे लगता है उसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। प्रूफ जहां लगता है वो है मैक्सिमम वैल्यू। प्रूफ स्ट्रेस लगेगा ना, वहां भी प्रूफ का मतलब मैक्सिमम ही होगा, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे लगा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जहां पे भी लग जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसका मतलब क्या, आपकी जो क्वांटिटी है रेजिलेंस है, उसमें आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो रेजिलेंस है उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। टफनेस, अगर मैं टफनेस बात करूं और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बोलूं, तो टफनेस में वॉल्यूम को डिवाइड कर दो सिंपली। तो मॉड्यूलस का सीधा मतलब क्या है, आपको उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना, पर यूनिट वॉल्यूम क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ये। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, है ना। तो यहां पे देखो मैंने इसका एक्सप्रेशन निकाला था रेजिलेंस का, तो ये यू था, तो आपका ये एक्सप्रेशन था रेजिलेंस का। इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं, तो इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम गया, तो आपके पास क्या बचता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया अप टू इलास्टिक लिमिट, इट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। वो पूछेगा स्ट्रेस स्ट्रेन, सॉरी लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया अप टू इलास्टिक लिमिट, इट इज सिंपली रेजिलेंस या फिर प्रूफ रेजिलेंस। उसको आप मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस नहीं बोलेंगे। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस आते ही क्या करना है, लोड की जगह आएगा आपका स्ट्रेस, और डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन की जगह आएगा आपका स्ट्रेन। तो क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन, क्लियर है आप लोगों को, है यस ना। सर। तो अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको।
ये 4 पॉइंट्स आपको मैं देखो अभी मैंने वैसे आपको बता दिया, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाएंगे ही जाएंगे। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर एक बार सर वो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e का एक्सप्रेशन बता दीजिए ये वाला सर ना एक बार। जी सर अभी ये बता वाला। देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो, है ना, तो ये यहां तक तो ठीक है, आपको मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस आपने ये तो निकाल लिया, ठीक है, जी यहां तक सर। विवेक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, अब देखो यहां क्या करूंगा, मेरा यहाँ पे जो सिग्मा है ना, और एक है आपका इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस ई। तो आपको मैं जब आगे हुक्स लॉ पढ़ाऊंगा अभी मैं, तो हुक्स लॉ में आप क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन को मैंने ई से लिखा है ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरा बन जाता है स्ट्रेस इज ई मल्टीप्लाइड बाय ई। दिस जी इज सर। यंग मॉड्यूलस। तो यहां जो ये ई है ऊपर वाला, इस फॉर्मूले में जो ई है, इस ई को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, तो इस वाले फॉर्मूले से क्या बनेगा, दिस ई विल बी योर सिग्मा बाय ई। क्लियर, ई। दिस ई विल बी जी योर सिग्मा बाय ई, दिस स्मॉल ई। जी ठीक है, जी तो सर। इसको मैं उठा के क्या करूंगा, यहां पे डाल दूंगा। ठीक ओके है, सर। तो देखो मैंने यहां डाल दिया है, ये हाफ सिग्मा तो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे ये, और इस जी ई की जगह सिग्मा बाय ई डाल दिया है, तो ई ये बन जाता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। 2e। ओके सर। ठीक है, तो डन। ये क्या है आपका मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, रेजिलियंस। है ना। सर अब एक दो देखो बच्चे बिल्कुल ज्वाइन इस करना चाह क्वेश्चन को रहे हैं आई फिर से थिंक। घुमा देता है एग्जामिनर। जी एग्जामिनर सर। बोलता है कि आप रेजिलियंस बताइए इस टर्म में, तो आप सिंपली यहाँ पे अगर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेजिलेंस। रेजिलियंस बन जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिर्फ इस एक फॉर्मूले में वो एग्जामिनर बार बार घुमाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, और लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया इज सिंपली रेजिलियंस। ठीक सर है, तो एक दो क्लियर बच्चों रहना, को और अलाउ ये करना है एक्सप्रेशन भी ध्यान रखना। जगदीश जी सर। सर। यस, सर एक दो बच्चों को अलाउ करना है आई थिंक। अरे अलाउ करना है, बच्चों को बोलो टाइम से आया करे सर यार, है ना। बच्चों को ठीक कल से टाइम से लेंगे बिल्कुल। हाँ अलाउ, इधर है स्क्रीन पे आएगा तो अलाउ करूंगा मैं, अभी तो आ नहीं रहा ठीक है सर। है ना। अभी आएगा थोड़ा तो मैं बात। इधर ही बैठा हूँ, अलाउ कर लूंगा, है ना। ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखे हैं, इनको एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ, है ना। ये रिद्धि अखावत पूछ रही है, सर क्या पूछा इन्होंने, सर ये आना चाहिए। सर वहां स्मॉल ही होना चाहिए आई थिंक। कहां पर, यहाँ पर, यस यहाँ पे स्मॉल ही होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ मैंने आपको बाय मिस्टेक, इट इज रॉन्ग, दिस इज, यहाँ पे होना स्मॉल ई। चाहिए सिग्मा बाय ई, एंड दिस विल बी योर सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। 2e। वेरी गुड। एक बार क्रॉस चेक कर लें फिर से, देखो ये हाफ जी सिग्मा सर। ई, मैं मुझे यहाँ पे मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इस ई को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये मैंने रिप्लेस किया तो मेरा ई का एक्सप्रेशन ये मिल गया, और इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, नो 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 बेटा, देखो, है ना, यहाँ देखो, यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है नोट्स में, ये देखो ये हाफ पी, जो पी और ए का जो रेशियो इट इज सिग्मा, और डेल्टा बाय एल इज ई, दिस इज ई। स्ट्रेन। स्ट्रेस। क्लियर, दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, हाफ सिग्मा ई, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब यहाँ नीचे आते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे क्या था आपका, हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, मैं रिप्लेस कर रहा हूं स्ट्रेन को, किसको, स्ट्रेन को। तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलेगा, E इज सिग्मा बाय E, और इस सिग्मा बाय E को आपने यहां पे पुट किया है, तो दिस विल बिकम योर सिग्मा बाय E। सो बेसिकली इट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, है ना। हम वही सोचे यार, ये फॉर्मूला तो 1000 बार देख लिया, चेंज हो नहीं सकता है ना, तो वो ऊपर गलत लिखा हुआ है ना, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें भी आप करेक्ट कर लेना ये। ठीक है, अब आपको मैं दो अलग से वापस, 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। 2 क्वेश्चन और है आपके, मैं यहाँ पे देखो ये उठा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि सिंपली आपके एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, है ना, कहां बहुत तक बोल रहा हूं, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट कौन सा, देखो वापस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ले जाना पड़ेगा आपको, ये देखो, है ना, विजिबल, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, दिस इज योर फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे वो स्पेसिमेन टूटा था ना उस वीडियो में, वो उसका क्या था, फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस फ्रैक्चर पॉइंट तक की जो स्ट्रेन एनर्जी है इसको हम बोलते हैं टफनेस, है ना, फ्रैक्चर तक की जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, टफनेस। अब टफनेस कौन सा, लोड और डिफॉर्मेशन कर्व की अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं सिर्फ टफनेस। और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के एरिया की बात करें अप टू दिस फ्रैक्चर पॉइंट, इट इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, है ना। तो देखो यहाँ पे वापस क्लियर कर लेते हैं ये चीजें कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, और यहाँ पे एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर इज टफनेस। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी मॉड्यूलस की बात करेंगे, यहाँ मॉड्यूलस, तो वो किसका एरिया होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, और जब बिना मॉड्यूलस की बात करेंगे सिंपली इट इज रेजिलेंस एंड इट इज टफनेस। तो इन चार में आपको घुमा फिरा के एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, मटेरियल प्रॉपर्टी का एक बार हम जल्दी से थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जामिनेशन पूछा जाता है, बिकॉज ये जो नोट्स है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर बेसिकली फॉर ईएस एग्जामिनेशन। तो हम लोगों को फिलहाल जेई पे फोकस करना है, तो उतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है। तो इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है फिलहाल कि आपकी एक बॉडी को जब मैं लोडेड करता हूँ फिर से रिकवर हो जाए, तो दिस इज इलास्टिक बॉडी। अब वो इलास्टिक लिमिट जो है, वो जो कर्व आने वाला वो लीनियर भी हो सकता है और ऐसा नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो वो नॉन लीनियर होगा तो इट इज नॉन लीनियरली इलास्टिक, और वो लीनियर होगा अगर जैसा माइल्ड स्टील में था, ये आपका इलास्टिक पॉइंट है ना, तो यहां तक लीनियर होगा तो इट इज लीनियरली इलास्टिक। क्लियर है, कोई परेशानी, नो सर। है ना, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इलास्टिक लिमिट तक लीनियर हो इट इज लीनियरली इलास्टिक। और जैसे आपका एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम नाम सुना आपने, जी सर। है ना, तो एल्यूमिनियम का जो इलास्टिक लिमिट तक का जो कर्व होता है वो आपको इस तरीके से मिलता है ना, लेकिन वो इलास्टिक तो होता है, इस लिमिट तक आने के बाद आप लोड रिमूव कर देते हैं तो फिर से अपने वो पुरानी पोजीशन में चला जाता है, तो वो क्या है आपका नॉन लीनियरली इलास्टिक है। आपका जो कंक्रीट है वो भी आपका नॉन लीनियरली इलास्टिक है, क्योंकि जब आप कंक्रीट पढ़ते हैं तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं आप कुछ इस तरीके से, है ना, बनाते ना ऐसे ही। यस सर। आप कंक्रीट में बनाएंगे, मैं आपको बनवाऊंगा कंक्रीट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरीके से बनाएंगे, जहां पे आप यहाँ पे 0.667 एफसी के लिखोगे आप बनाएंगे, और आपको बाकी अगर वो याद हो, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप जो ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये आपका करते ना ड्रॉ ऐसे, ये तो याद होगा सबको। तो ये क्या है आपका उसी कर्व को खड़ा फॉर्मेट में बनाया हुआ है, देखो वही क्लियर करेंगे ये हम लोग। फिलहाल यहाँ ध्यान रखते हैं एल्यूमिनियम में क्या, एल्यूमिनियम इज अ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, और आपका जो स्टील है, माइल्ड स्टील है, वो आपका क्या है, लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। दूसरा आपका था प्लास्टिसिटी, आपका लोड लगाया और रिमूव करने के बाद भी अगर अपना शेप रिकवर नहीं किया, उसने अपना साइज रिकवर नहीं किया, इट इज प्लास्टिसिटी, और वो इलास्टिसिटी का अपोजिट है। क्लियर है ना। अब यहां पे आता है रबर, आपके हिसाब से रबर इलास्टिक है या प्लास्टिक है, बताइए, रबर इलास्टिक है या प्लास्टिक है? इलास्टिक। इलास्टिक है। और कौन बोलता है इलास्टिक है प्लास्टिक है, जवाब दो। इलास्टिक है सर। इलास्टिक प्लास्टिक है। है सर। माइल्ड स्टील क्या है, इलास्टिक है या प्लास्टिक है? माइल्ड स्टील क्या है, इलास्टिक है और प्लास्टिक है? माइल्ड इलास्टिक। इलास्टिक है। देखो सुनिए, मैं आपको बताता हूं, है ना, ये कौशल रावत ने लिखा इलास्टिक है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो माइल्ड स्टील इलास्टिक है या प्लास्टिक है, और रबर की भी बात करता हूं, इलास्टिक है या प्लास्टिक है? ये दोनों ही इलास्टोप्लास्टिक है। क्या है, इलास्टोप्लास्टिक, मतलब इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है। हर्षवर्धन दोनों है, इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है, आपसे ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कैसे है, मैंने आपको वापस से बता देता हूँ क्यों है।
बिकॉज आपने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है। वो कैसा था, ऐसा था। यहाँ तक क्या था आपका इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक लाने के बाद अगर आपने लोड रिमूव किया तो फिर से वो अपनी पुरानी पोजीशन में लौट के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली लोड लगाते रहे तो ये इस तरीके से यील्डिंग हो जाएगा और फिर ये आगे चला जाएगा कर्व। तो मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट के बाद का जो डिफॉर्मेशन है वो कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो ये तो आपका हो गया इलास्टिक जोन, ये हो गया प्लास्टिक जोन। तो दोनों ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो माइल्ड स्टील इज एलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, लेकिन एक लोड की लिमिट के बियॉन्ड प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। ऐसे ही रबर जो है वो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, और ज्यादा खींच लेते हैं हम लोग, मिठाई के डब्बे पे रबर लगा के लाते हैं ना, तो वो रबर पहले छोटा सा होता है, हमारे हाथ में आ जाता है, हाथ में बैंड की तरह, और मिठाई के डब्बे पे लगा के लाते हैं, 2 दिन बाद देखते हैं तो उसमें उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या परमानेंट स्ट्रेन आ गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो वो इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है। समझ में आया सर? हाँ सर। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना ना। अब यहाँ पे एक रबर का एक स्पेशल है कि आपको रबर ज्यादा प्लास्टिक है इलास्टिक है या फिर माइल्ड स्टील ज्यादा इलास्टिक है, सर ये आपको मैं ग्राफ के थ्रू क्लियर करूंगा। तो रबर तो लीस्ट इलास्टिक होगा सर। हाँ, लीस्ट इलास्टिक होगा। आपका जवाब ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबर या फिर माइल्ड स्टील। सर यूं तो सारे फिर ये इलास्टोप्लास्टिक होंगे सर। सारे मटेरियल इलास्टोप्लास्टिक होंगे सर। नहीं बेटा, सारे मटेरियल इलास्टोप्लास्टिक नहीं होंगे। देखो, जैसे ही आप बात करते हैं ग्लास की, उज्जवल, हाँ सर। है ना उज्जवल, देखो जब आप ग्लास की बात करते हैं तो ये आपका स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेन, ग्लास का जो कर्व मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ आके फिर वो अचानक से सडन ब्रेक हो जाता है ना, यहाँ आके वो फेल हो जाता है। तो ये यहाँ तक क्या थी, उसकी इलास्टिक लिमिट थी, है ना। यहाँ पे अगर लोड को रिमूव करते हैं तो वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में, इसमें बिल्कुल माइन्यूट सा डिफॉर्मेशन होता है जो इवन हम लोग सिर्फ एक्सटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं, अपने नेक डाई से मेजर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ के वो टूट जाता है। तो उसमें सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही वो डिफॉर्म होता है, और इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद वो ब्रेक हो जाता है। तो वो क्या है, आपका सिर्फ इलास्टिक मटेरियल है, वो प्लास्टिक नहीं है। तो मोस्टली जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं सारे, वो सारे इलास्टिक होते हैं। सर अपन ग्लास की बात नहीं कर रहे, खाली मेटल की बात करें तो देखो, हाँ, मेटल सारे इलास्टोप्लास्टिक है ठीक है ना। मेटल्स आपके सारे ही इलास्टोप्लास्टिक है। कोई मटेरियल प्योरली प्लास्टिक नहीं होगा, कोई मेटल प्योरली इलास्टिक नहीं होगा। ठीक, गुड। अपना जो रेनफोर्समेंट बार है ना, जो हम लोग सरिया यूज करते हैं, वो भी इलास्टोप्लास्टिक है। उनकी हम डक्टिलिटी भी यूज करते हैं। डक्टिलिटी क्या है बेसिकली, मैं आपको इसी ले जाता हूँ, यहीं पे ले जाता हूँ। देखो कहाँ हमारे काम में आ रही है प्लास्टिक रीजन की बात, कि डक्टिलिटी क्या होती है। तो डक्टिलिटी क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी विच परमिट्स द मटेरियल टू ड्रॉन इनटू रिड्यूस्ड सेक्शन। सपोज आपका ये कोई बार था, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, इसको जैसे ही मैंने इस पे टेंशन फोर्स लगाया, है ना, और इस बार का क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो गया, पतला हो गया। तो ये पतला होना क्या है, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी, क्योंकि उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो किसी भी मटेरियल में अगर आप टेंशन लगाओ, किसी भी मटेरियल पे अगर आप टेंशन लगाते हो, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है विदाउट फेलियर, है ना। उसमें कंसिडरेबल इंक्रीज हो, है ना, 50%, 20%, 30% इंक्रीज होता है कि 100 मीटर था वो, और वो 130 मीटर तक लंबा हो गया, नहीं टूटा, तो दैट इज डक्टाइल। तो आपके जो वायर्स होते हैं जनरली, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं या कोई भी वायर्स है, वो हम डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और हमारे लिए, हमारे रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन में जो आपका स्टील होता है, उसकी डक्टिलिटी का बहुत यूज है, क्योंकि उसी की वजह से आपका जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ना। क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो बॉडी आपका जो, जैसे पेड़ होता है ना, ये पेड़ आपका जमीन पे खड़ा है, ये पेड़ आपका जमीन पे खड़ा है, एक तो पेड़ खड़ा है और एक आपका कोई हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल टाइप का बिल्डिंग होता था पत्थर का, वो खड़ा है ना। पत्थर का एक बिल्डिंग खड़ा है, जिसके ऊपर सिंपली यहाँ पे एक पट्टी रखा हुआ, स्लेब रखा हुआ है। तो जब अर्थक्वेक आता तो पेड़ तो यहीं खड़ा रहता और ये बिल्डिंग गिर जाती। ऐसा ही होता था ना, यही होता था। यस सर। यस और नो? यस सर। है ना। तो हमने क्या किया कि ये जो आपका बिल्डिंग था, इसकी वॉल्स एकदम से कोलैप्स हो जाती, तो ये क्या था, ब्रिटल था, ब्रिटल टाइप का फेलियर था। तो हमने इसके अंदर रेनफोर्स बार डाले। वो हमने सीखा कहां से कि रेनफोर्समेंट डाले, क्योंकि ये पेड़ जब अर्थक्वेक आता है तो ये इस तरीके से बेंट होता है, इस तरीके से बेंट होता है, लेकिन गिरता नहीं,
है ना। तो उसमें क्या हमने देखा कि यार ये तो डिफॉर्मेशन अगर होता है किसी में तो वो तो अच्छा है, इवन वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वो उसमें डिफॉर्मेशन होगा लेकिन फेलियर नहीं होगा। तो हमने भी बिल्डिंग में वही किया कि हमने उसमें कंक्रीट के साथ क्या कर दिया, कंक्रीट के साथ बार्स डाल दिया आपने, ताकि क्या है कि उसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो, क्योंकि कंक्रीट तो आपका ब्रिटल है और स्टील आपका डक्टाइल है, तो डक्टिलिटी दे दी तो वो बिल्डिंग डिफॉर्म होके रुक जाए, गिरे नहीं सीधा सीधा, है ना। तो इसी वजह से हम लोग वहां पे स्टील यूज कर रहे हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, इस पे एक डेफिनेशन डक्टिलिटी की सिंपल, व्हेन अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स दिस इज डक्टिलिटी। और इसका उल्टा जो है वो ब्रिटलनेस, अगर आप किसी को वायर में ड्रॉन नहीं कर पाओ तो इट इज ब्रिटलनेस। और ब्रिटल मटेरियल में फेलियर एकदम से हो जाता है, मैंने बताया ब्रिटल मटेरियल फेलियर टेक्स इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट विथ रिलेटिव स्मॉल डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इस स्मॉल डिफॉर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ मेजरमेंट होना चाहिए। तो मेजरमेंट क्या है कि अगर आपकी जो डिफॉर्मेशन है आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर आपकी लेस देन 5% है तो ये आपका कौन सा है, वो ब्रिटल मटेरियल। और अगर आपकी ये 5% से ज्यादा है तो ये डक्टाइल मटेरियल। इस 5% को मैं देखो इस ग्राफ से क्लियर करता हूं, विजिबल है ग्राफ? ग्राफ विजिबल है? यस सर। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इलास्टिक लिमिट तो ये रही, इसके बाद में देखो ये जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन हो रही है वो ये रही है ना, ये सारी क्या है आपकी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। अब यहाँ देखो कितना वैल्यू लिखा है, ये वैल्यू लिखा है लगभग कितना है, ये 0.09 या फिर 1 लिखा है, 0.1। अब इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करता हूं मैं, इससे 100 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 10%। तो 5% से ज्यादा हो गया, मतलब पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा है, इसलिए क्या है ये आपका डक्टाइल मटेरियल है। इसीलिए मैंने स्टील को डक्टाइल बोला। लेकिन जो आपका ग्लास होगा उसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होगी, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, ब्रिटल। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अपन किसी मटेरियल को डक्टाइल बोलते हैं और ब्रिटल बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं डक्टाइल और ब्रिटल के। डक्टाइल का कर्व हमेशा कुछ इस तरीके से होगा, ब्रिटल का कुछ हमेशा इस तरीके से होगा। और ये आपके क्या है एग्जांपल्स, डक्टाइल का माइल्ड स्टील, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम जनरली जो मेटल्स है आपके वो आपके क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स में आप देखेंगे जैसे हम लोग कार्बन ऐड करते हैं, मेटल के अंदर जब हम कार्बन ऐड करते हैं तो कार्बन क्या होता है आपका, ब्रिटल होता है। आप पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल के अंदर, वो आप देखते हैं एकदम से टूट जाता है ना, ब्रिटल होता है। तो वो कार्बन का एक फॉर्म है। तो जैसे आप मटेरियल, आप मेटल में भी अगर कार्बन ऐड करेंगे तो वो क्या ब्रिटल होता जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जो कास्ट आयरन है उसमें हमने क्या कार्बन ऐड कर रखा है। हाई कार्बन स्टील जो टूल्स बनाते हैं हम लोग वर्कशॉप में, जो कटिंग के टूल्स होते हैं, तो वो भी आपका हाई कार्बन स्टील है, वो भी आपका ब्रिटल है। और फिर आपका जो कंक्रीट है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ब्रिटल मटेरियल। आपके स्टोन्स जो सर पढ़ा रहे हैं अभी वो सारे ब्रिटल होते हैं। और सेरेमिक मटेरियल जो आपके पोर्ट्स वगैरह, जो वॉश बेसिन वगैरह जो आप यूज करते हैं, सेरेमिक मटेरियल सारे। इवन आपकी ब्रिक इज ऑल्सो सेरेमिक मटेरियल, जो आपकी क्ले से बनती है, वो भी आपकी क्या है, ब्रिटल है। और ग्लास आपका ब्रिटल का एग्जाम्पल। क्लियर सर? यस। सर इलास्टिक कांस्टेंट जो होगा वो ब्रिटल का ज्यादा होगा या डक्टाइल का ज्यादा होगा? बेटा इट डिपेंड्स ऑन द लोड कैरिड बाय द मटेरियल, है ना। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो किसी पर्टिकुलर ब्रिटल या डक्टाइल के बेस पे क्लासिफाई करे। फॉर एग्जांपल देखो, ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया, एक तो ले लिया स्टील, है ना, माइल्ड स्टील सिंपल, तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से जाता है ना। तो मैंने माना कि यहाँ पे इसने जो लोड लिया है ना, लोड डिफॉर्मेशन कर्व बना लेता हूँ। ये लोड लिया उसने, स्टील आपका जो रोड था उसने 300 किलो न्यूटन लोड ले लिया, है ना। और डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डिफॉर्मेशन यहां तक सिर्फ डिफॉर्मेशन हुआ इसमें 2 mm डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर आपका अगर मैंने कोई ब्रिटल मटेरियल लिया, है ना, तो ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होगा, वो ब्रिटल मटेरियल का कर्व कुछ इस तरीके से चलेगा, है ना। जो अभी बना रहा हूं मैं दूसरे पेन से, उसका कर्व हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। तो इस पैटर्न को फॉलो किया ऐसा, और यहीं जाके ब्रेक हो गया। तो बिल्कुल विवेक, यहां से देखो ये लगभग क्लियर हो जाता है ये, क्योंकि जो इसका जो स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है, दिस इज योर इलास्टिक मॉड्यूलस। जो ई है आपका, वो इसी स्लोप को ही आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस। तो जो ब्रिटल मटेरियल से जनरली उनका इलास्टिक मॉड्यूलस ज्यादा होगा। फिर भी इसके एक्सेप्शन से मैं कुछ आपको आगे क्लियर करूंगा, एक एक्सेप्शन उनके मिल जाएंगे।
है ना। लेकिन जनरल रूल मान सकते हो कि जो ब्रिटल मटेरियल से उनका इलास्टिक मॉड्यूलस Elastic ज्यादा modulus होगा एज ज्यादा। कंपेयर टू द ब्रिटल वन, Brittle। क्योंकि ब्रिटल में डिफॉर्मेशन हो जाता है ना। जी, जी। और इलास्टिक में ब्रिटल में आपका डिफॉर्मेशन कम होता है और डक्टाइल में ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपके ब्रिटल का हमेशा इलास्टिक मॉड्यूलस ज्यादा होता है। गुड, अच्छा क्वेश्चन था। फिर ये मेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर आप किसी मटेरियल को ये ब्लॉक आपका, इसको मैंने क्या किया, मार पीट के यहाँ पे हथौड़ा मारा इस पे बहुत सारा, और इसको मैंने लंबा कर दिया चारों डायरेक्शन में, है ना, एक्स और वाई दोनों प्लेन में, तो आपके इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो आपका मटेरियल अगर एक डायरेक्शन में लंबा होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन लंबा हो, तो उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। लेकिन वो एक्स के साथ साथ वाई में भी लंबा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मेलेबिलिटी। और मेलेबिलिटी होती है जनरली ड्यू टू कंप्रेसिव लोड, है ना। हम लोग उस पर इंपैक्ट मारते तो हम उस पर कंप्रेसिव लोड मार रहे है ना, तो उससे बनी मेलेबिलिटी। जबकि डक्टिलिटी क्या है, वो टेंशन के केस में बिहेवियर है ना। तो ये आप थोड़ा क्लियर रखना कि मेलेबिलिटी वो कंप्रेशन से लेकर रिलेट करता है। और अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है तो उसका हाई प्लास्टिसिटी होना जरूरी है, जैसा कि माइल्ड स्टील में है, प्लास्टिसिटी खूब सारी है, और हाई स्ट्रेंथ होना भी जरूरी है ताकि हम उसको स्ट्रक्चर में यूज कर पाए। जबकि मेलेबल मटेरियल में स्ट्रेंथ का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ उसका हाई प्लास्टिसिटी का रिक्वायरमेंट है, और लो स्ट्रेंथ भी आपको चल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि मेटल की जो शीट्स होती है उससे हम जनरली क्या है, उसको कहीं आपके यूटेंसिल्स है, आपके जो अलमारी है, आपके जो बेड्स है, वहां यूज करते हैं, वहां उसकी उतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। आज के सेशन को हम इतना ही पढ़ते हैं, 5-10 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन कर लें थोड़े? Yes, sir. क्या बोलते जनता, थोड़ा क्वेश्चन कर लें? यस सर। देखो ये क्वेश्चन खोला मैंने आपके सामने। स्ट्रेस कर्व या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। 4 ऑप्शन है आपके पास, ये चारों बताओ। आपने आंसर दिया है बी, मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ। Hooke's जो law। हुक्स लॉ फॉलो करेगा उसके लिए आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका लीनियर होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। किसी को कोई परेशानी? नो सर। किसी को कोई परेशानी इधर? सर ठीक है, इसमें किसी को कोई इलास्टिक परेशानी नहीं है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन में लेके चलता हूं। द प्रॉपर्टी बाय विच योर बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड। सर बताओ बी, इसका आंसर बताओ। इलास्टिसिटी। इसका क्या हो गया? इलास्टिसिटी। Elasticity। वेरी गुड, जब वापस पुरानी फॉर्म में लौट आए, दिस इज इलास्टिसिटी। वेरी गुड। तीसरे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन Ductility. बी ड्रॉन टू अ स्मॉलर सेक्शन, डक्टिलिटी। है ना। क्या बोला है? इट कैन बी ड्रॉन टू स्मॉलर सेक्शन। वो डेफिनेशन ऐसी की थी आगे, तो ये क्या है आपकी डक्टिलिटी। Ductility। ठीक है, जनता समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. अक्षय कुमार, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल है, हमारे द्रोणा के टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन ये। द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग इज कंसिडरेबली। इसका आंसर दीजिए, समझ में? रिद्धि अखावत, A. एक क्वेश्चन नया नया लग रहा होगा, इसका जवाब दो। देखो ये था ना, सर, ये ये आंसर स्ट्रेस है स्ट्रेन कर्व, ये ऐसा गया, फिर अपर यील्ड पॉइंट आया, फिर लोअर यील्ड पॉइंट आया, फिर एक कर्व ऐसे चल दिया। तो ये क्या बोला है? द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग इज कंसिडरेबली मोर देन। तो इनिशिएट करने के लिए तो ज्यादा चाहिए और रेगुलर चलाने के लिए कम चाहिए। तो ये क्या हो गया? मोर देन डेट टू नेसेसरी टू कंटिन्यू इट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। वेरी गुड। फिर आपका मैं अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये तो वापस वही आ गया क्वेश्चन, ये आपको अभी होगा नहीं क्वेश्चन, ये नहीं होगा। हाँ ये देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये क्या लिखा हुआ है? द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड। मतलब मटेरियल पे मैं लोड लगाऊं तो उसका एक्सटेंशन जल्दी जल्दी हो जाए और लोड बिना बढ़ाए, Plastic तो इसको point. क्या बोलते हैं?
yielding point sir. सर यील्डिंग पॉइंट, वेरी गुड, इट इज यील्डिंग पॉइंट। कौशल रावत गलत दे रहे हैं आंसर आप। बुनकर आप बिल्कुल, शिव बुनकर आप सही बोल रहे हैं एकदम। तो इसका यील्डिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? देखो ऐसा कुछ इस तरीके से आपका कर्व कैसा था, ऐसा वापस हमेशा हर जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब इस कर्व से ही मिलेगा। ये यहाँ तक पहुंचा, हमने लोड इंक्रीज हो रहा था, फिर बिना लोड इंक्रीज हुए ये डिफॉर्मेशन बढ़ना लगा, तो इस पॉइंट को हमने क्या बोला, यील्ड पॉइंट के बाद ये आगे बढ़ने लग गया। अच्छा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन प्लेट्स। अभी बताया मैंने आपको, ये क्या हो जाएगा, मेलिएबिलिटी, है ना। आपने लिखा है आंसर, रिद्धि अखावत ने, कौशल ने, नरेंद्र सिंह ने लिखा है आंसर, ये हो जाएगा मेलिएबिलिटी। हाँ ए सर, ए आंसर, वो माइक सही नहीं ए चल है, वेरी गुड, ए है ना। फिर एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको अभी, ये देखो, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरी मटेरियल ओबेज द हुक्स लॉ सी सर, विद इन इट्स, इलास्टिक आंसर क्या होगा इसका, Elastic limit. कौशल रावत ए, और कौन, सी, सी, सर, नरेंद्र सिंह ए, सर, और कौन बोलता है ए, सर प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ Sir, प्रोपोर्शनलिटी, limit of proportionality sir. C. C. सर सी आंसर, सी आंसर सर। उज्जवल तलेसरा बोल रहा है सी। हाँ सर। उज्जवल को तो बता दिया मैंने, कॉलेज में ही तो बोलेगा ही, वो तो, है ना। ये वही बच्चे बोल रहे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपकी बुक में आप करेक्ट कर लीजिए, नए बच्चे हैं वो थोड़ा देख लीजिए इसको, क्योंकि हुक्स लॉ वहां तक वैलिड है। हुक्स लॉ इज जहां तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और वो रिलेशन जहां तक लीनियर है, तो लीनियर वाला पॉइंट क्या है आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, वो सिर्फ इस लीनियर लाइन तक ही वैलिड है। वेरी गुड, द्रोणा के बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट तो है ना। अभी सब इंटेलिजेंट हो जाएंगे, द्रोणा कम्युनिटी में सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और अब देखो, ये द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। ये देखो मैंने पढ़ाया नहीं, फिर आपको क्वेश्चन दे दिया आज मैंने, बताओ इसका आंसर। सी, सी, होमोजेनियस। और बताओ आप लोग, सर सर, शायद ये आंसर है सर इसका। isotropic. इसका आंसर क्या होगा, Isotropic. आइसोट्रोपिक। कौन बोला आइसोट्रोपिक, मैं सर उज्जवल। सर उज्जवल, आइसोट्रोपिक, वेरी गुड। देखो आइसोट्रोपिक होगा सर। वेरी गुड, देखो ये दो जो टर्म्स है ना, होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, इसको मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करूंगा, लेकिन यही बता देता हूं इसको पकड़ना कैसे है। जब आपको बोला जाए कि विच हैज सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट्स, क्या बोले, सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट्स इन द मटेरियल, है ना, तो ये क्या हो जाता है, इट इज होमोजेनियस, है ना। खाली उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन जैसे ही बोले इलास्टिक प्रॉपर्टीज की जैसे ही बात करें और इन ऑल डायरेक्शन, तो उसको ले जाना है हमको आइसोट्रोपिक में। ठीक है, देखो जब वो बोले प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट्स इज सेम, इट इज होमोजेनियस। वो बोले इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, तो वो आइसोट्रोपिक। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जब डायरेक्शन की बात करें तो आइसोट्रोपिक लगाना है, जब पॉइंट्स की बात करें तो वो आपको होमोजेनियस लगाना है। ठीक, क्लियर है? यस आगे सर, चलें, हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। द लॉ विच स्टेट्स विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट, इट इज हुक्स लॉ। सबको पता है तो ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, चलो ये अभी देखो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूं, एक दूसरा, और कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, और 5 मिनट हमारे पास और बाकी है। ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। proof resilience, Proof resilience is the maximum energy stored at, देखो स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस में डिफरेंस क्या बताया मैंने। स्ट्रेन एनर्जी आपका ठेठ फेलियर पॉइंट तक की एनर्जी, और रेजिलियंस इज अप टू इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी 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 बी, यस बी हो जाएगा ना। सबको क्लियर है? यस सर, गुड। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन, आपके लिए ओम सर की तरह 5,000 रुपए क्वेश्चन ही है।
कर लिया, ये तो अभी कर लिया हमने यार, है ना। वही सेम क्वेश्चन है, स्मॉलर सेक्शंस में बनाना, इट इज डक्टिलिटी। वेरी गुड, है ना। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना इन चारों डेफिनेशन को। अभी आपको ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ये आपका क्या है, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सर, डक्टिलिटी देखो, ब्रिटलनेस होगा नहीं, स्टिफनेस होगा नहीं। अब दो बचे, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, दोनों एक्सिस में, दोनों तरफ से लंबा अगर होता है शीट की फॉर्म में, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में हो। और इलोंगेशन हम क्या बोलते हैं, एक तार अगर लंबा होता है तो उसी को हम बोलते हैं इलोंगेशन होना। इलोंगेशन जनरली हम एक डायरेक्शन में ही मेजर कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा होता है बोथ डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है तो होता है मेलेबिलिटी। और सिर्फ इलोंगेशन लिखा है मतलब सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहा है, इट इज डक्टिलिटी। क्लियर? यस सर। ये देखो आपका ये क्वेश्चन आ गया मेरा फेवरेट अगेन। स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी इन अ सॉलिड इज गिवन बाय, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज गिवन बाय, किसकी बात करी, स्ट्रेन एनर्जी की, है ना। तो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ लोड डिफॉर्मेशन कर्व, डी। है ना। 0.5 क्या होता है, एरिया ऑफ लोड डिफॉर्मेशन कर्व। तो वो होता है हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन। लेकिन इसको जब आप वॉल्यूम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है जो हमने पीछे पढ़ा है। तो मिल गया हाफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक, जी सर। अब यहां से आपको आज कौन के सा लिए काफी है, I स्टेट, think। सर 2 क्वेश्चन और है सर। एक मीटिंग और है फैकल्टीज की, इसलिए सर। चलो 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं ना। आराम से आराम से। इसमें से जो एरर वाला स्टेटमेंट है वो कौन सा है, माइल्ड स्टील के लिए। तो देखो इसने बोला हैज 2 यील्ड पॉइंट होते हैं, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। डक्टाइल मटेरियल होता है डक्टाइल। हैज स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन एट फेलियर, डाउटफुल लग रहा है क्योंकि फेलियर तक तो भैया बहुत सारा इलोंगेशन हो जाता है। सी। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, शो स्ट्रेन हार्डनिंग शो करता है। तो गलत कौन सा हो गया, ये वाला सी वाला। स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं हम, और अब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो आपको चैनल बताया द्रोणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं तो आप अपने दोस्त लोगों से शेयर कर सकते हैं, जो विंड एंड सिस्मिक पढ़ते हैं आपके सीनियर्स, उनको शेयर कर सकते हैं। और बाकी सारे वीडियोस उस पर आते रहेंगे आपके रोज के रिकॉर्डिंग्स, आप वहां से शेयर करें, उनको लाइक करें। यस सर। बाकी ओके ओम अपने सर। दोस्तों को बोल सकते हैं ऐसा, आराम से आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स लोग को शेयर करें क्या, जितना जल्दी हो सके। और आज भी काफी अच्छी अपनी स्ट्रेंथ थी, 35 के अराउंड अपनी स्ट्रेंथ हुई थी। अभी 25-26 जने अपन लोग पढ़ रहे थे। मेरा यही कहना है कि सभी लोग मैक्सिमम फायदा उठाएं। 1-2 दिन में आप यूज टू हो जाए, आई थिंक हो गए होंगे मैक्सिमम तो यूज टू। तो